नमस्कार दोस्तों। लगातार मुझे परसों रात से और देखा जाए तो लगभग कल सुबह से लगातार अस्पताल में मरीजों के बीच, कोविड पेशेंटों के बीच रहते हुए मुझे 36 घंटे से तो ज़्यादा हो चुके हैं। आज शाम शायद घर चला जाऊँ ज़िंदा रहते हुए, बचे हुए। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे बारे में वायरल हो रहा है। अच्छी कॉज का ही था, अच्छी कॉज हेतु ही था। अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए वो मेरे द्वारा ही बनाया गया था। मोबाइल वीडियो ऊपर वाली जेब में कैमरा रखते हुए ऊपर बनाया गया था। उस लगभग 10 मिनट के वीडियो का 2.5 मिनट का क्लिप मैंने अपने कजाकिस्तान फ्रेंड ग्रुप में एवं सुरेश शिपलूनकर भाई साहब के साथ में शेयर किया था। कजाकिस्तान फ्रेंड ग्रुप के अंदर हमारे 95% सारे के सारे डॉक्टर्स ही हैं, अलग अलग स्टेट के, सरकारी भी, निजी भी, कॉरपोरेट वाले भी। और शायद वहाँ से वो वीडियो ऑल इंडिया मेडिकल फायर एसोसिएशन IMA के साथ साथ लगभग सारी मेडिकल फर्टर्निटी और मेडिकल फेसबुक पेजेस, सरकारी डॉक्टर यूट्यूब चैनल वगैरह सब पे, सीडा वगैरह सब पे फैल गया है। वो वीडियो जयपुर के ADM, अब नंबर नहीं पता, ADM 1 थे कि ADM 2 थे कि ADM 3 थे कि ADM 4 थे, पता नहीं, पता करने में कोई टाइम नहीं लगता। वैसे भी विभाग अपने आप पता कर लेगा, खबर फैल जाएगी। मौखिक आदेश देते हुए घूम रहे थे ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर के सरकारी अस्पतालों को सप्लाई करेंगे, निजी अस्पतालों को सप्लाई नहीं करेंगे डिमांड अनुसार। हॉस्पिटल की गाड़ी और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल की किसी अन्य गाड़ी में भी नहीं जाएंगे। तो भाई हॉस्पिटल की हर गाड़ी कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं करनी होती, हमें तो नहीं करनी होती, सरकार का बेरा को नहीं मैंने। तो उस मसले पे जब पता लगा कि साहब ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों की रोक दी गई है, तो हम अपने हॉस्पिटल GM साहब के साथ में, हॉस्पिटल CO होने के नाते भी गाड़ी उठाई, सायरन बजाते पहुंच गए प्लांट पे। तो वहां जस्ट ग्रेजुएट फूल्स, BA BCom पास, उन लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो ड्रग डिपार्टमेंट की है उन्हें बैठा रखा है कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज ना हो पाए प्राइवेट में। तो पहले तो अपन मैडम पे चढ़ा गए भाई इस चीज़ को लेकर कि साहब आपके दवाइयाँ आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, उनकी कालाबाजारी हो रही है, तो आप यहाँ बैठ के ऑक्सीजन की सप्लाई देखोगे क्या? या आपका काम ड्रग्स की सप्लाई देखना और उसकी कालाबाजारी रोकना है? वो क्लिप अभी मैंने वायरल नहीं की है। दूसरा, ऑक्सीजन प्लांट सप्लायर तो बहुत आराम से ऑक्सीजन देने को तैयार है, लेकिन मौखिक आदेश कलेक्टर साहब के, ADM साहब के, ये मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई देने से रोक रहे हैं। अब कलेक्टर बेचारे की अपनी हिम्मत तो हो नहीं सकती, उसको भी ऊपर से आदेश मिले होंगे, और ऊपर से आदेश देने की औकात राजस्थान के हर राज्य में 2 या 3 जनों की होती है। एक तो मंत्री साहब की, एक मुख्यमंत्री साहब की और एक चिकित्सा मंत्री साहब की, इसके अलावा किसी की नहीं होती। तो कल ऑक्सीजन सप्लाई अपने यहाँ के मरीजों के लिए 30 से ज़्यादा पेशेंट थे, तो उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध कराने के पीछे मेरा तो तात्पर्य ये था कि मैं व्यापक नरसंहार के पाप से ADM साहब को बचा लूँ। तो मैं तो सक्सेसफुल हो गया, कोई मरीज मेरा मर नहीं पाया बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी से भर्ती के पश्चात। नहीं तो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, निजी अस्पताल ऑक्सीजन देने में असफल, प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन देने में असफल, माइक पकड़ के भौंकने लग जाते लोग, है ना जी। तो वो हम असफल नहीं हुए, और कलेक्टर साहब को, उनके ऊपर के आदेश देने वालों को, ADM साहब को, और वो बेचारी मैडम जो बैठ के ऑक्सीजन सप्लाई वॉच कर रही थी, रेस्ट्रिक्टेड वॉच, उनको व्यापक नरसंहार के पाप से मैंने बचा लिया। उन्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो कुंभीपाकम नरक मिलेगा उन्हें अगर वो हो जाता तो। कुंभीपाकम नरक मिलता उन्हें, क्रमी भोजनम बन सकते थे।
मैंने उन्हें इस असीमित पाप से बचाया, उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, सरकारी मेडल देना चाहिए। ठीक है, चले, मजाक बहुत हो गया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं दोस्तों कि मेरे यहाँ पेशेंट अलीगढ़ से, दिल्ली से, शाहदरा वगैरह अलग अलग जगह, राजेंद्र नगर, लॉरेंस रोड, वहाँ से जयपुर अपने रिपोर्ट्स हाथ में लेके चेक बॉर्डर्स पार करते हुए एम्बुलेंसों में पहुँचे। जयपुर और उसके आसपास के छोटे शहरों के हालात इतने ख़राब हैं कि मिसमैनेज हो पा रहा है पेशेंट, सुविधा ना होने की वजह से, दवाओं से संबंधित और उपकरणों से संबंधित, सप्लाई से संबंधित। जयपुर अपने की इतनी औकात हॉस्पिटल्स की नहीं है कि पूरा राजस्थान या जयपुर के आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट के मिसमैनेज पेशेंट या ज़रूरतमंद हर पेशेंट को ऑक्सीजन का बेड और ऑक्सीजन समेत दवाइयाँ, अटेंडेंसी एंड नर्सिंग केयर उपलब्ध करा पाए। न सरकारी की न प्राइवेट की कुवत नहीं बची है। मेरे यहाँ पे कुछ स्टाफ बेचारे कंटिन्यूअस काम करते हुए 80 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें अपने घर गए हुए 5-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अपनी सेवा वो निर्बाध रूप से जारी रखे हुए हैं। मुझे 1 दिन हो गया पूरा घर गए हुए, कल का आया हुआ, अभी तक अस्पताल में हूँ, परसों से दाढ़ी नहीं की है, डजेंट मैटर। लेकिन मेरे यहाँ का लगभग हर पेशेंट अभी तक स्टेबल चल रहा है। महादेव जो चाहेगा वो मेरे साथ और मेरे पेशेंट के साथ होगा। हम अपनी कमी नहीं छोड़ते, कोशिश में और काम में। हमारा हर डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करता है, स्टाफ अपना ईमानदारी से काम करता है, लेकिन आखिरकार वो इंसान है, आखिरकार वो इंसान है। वो भी थकते हैं, उनकी भी शारीरिक ज़रूरतें हैं, भोजन पानी से लेके आराम तक की। प्राइवेट अस्पताल में आने के पश्चात या किसी भी अस्पताल में जाने के पश्चात मरीज और अटेंडेंट की वीआईपी अटेंडेंसी की सेवाओं को और ज़रूरतों को पूरा करने में आज की डेट में हर कोई असमर्थ है, मैन पावर एक्सेस वाला भी और मैन पावर लेस वाला भी। रह गई बात कि संक्रमण कैसे फैलता है, तो उसका भी बता देता हूँ। हर अटेंडेंट अपने मरीज को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, चाचा आया है, बुआ आया है, वो आया है, दादा दादी फलाना ढीमका पड़ोसी ये पूछ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, खाना लाएं, ये होता है। इस तरीके से वो पॉजिटिव के पास जा जाके नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वो आगे सुपर स्प्रेडर बनते हैं। मेरा अगला बिस्तरा उनके लिए खाली है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं माल होना चाहिए तुम्हारे पास अपनी दवा दारू के लिए, बिस्तरा तो मैं फ्री भी दे दूं। लेकिन किस तरीके से कोरोना फैलता है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रख पाया हूं। मेरे वायरल वीडियो की कुल लेंथ 9 मिनट 40 सेकंड से ज़्यादा है, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी कटिंग स्टार्ट होती है कि व्यास कोई भी होंगे, छोड़िए आप तो ये बताओ कि ऑक्सीजन सप्लाई रुकी कैसे। लिखित आदेश देने में वो शर्मा गए। एक एडीएम स्तर के व्यक्ति के प्रश्न जो थे वो ये थे कि आप ही हरिश्चंद्र हो, आप सच्चाई के देवता हो, आपको बात करनी है तो कलेक्ट्री आ जाओ। हम तो आ जाएंगे साहब कलेक्ट्री, फिर आप कलेक्ट्री से अस्पताल आ जाओ, जरा मरीज संभाल लो। बीए बीकॉम पास करके आप इतने ज्ञानी ध्यानी जो हो गए यूपीएससी के नाम पे, वो आरक्षण की पूछड़ी नहीं लगी होती ना तो यूपीएससी के थ्रू चपड़ासी की नौकरी भी ना मिली होती। बीए बीकॉम पास करने के बाद में सारा ज्ञान बह गया आपका। जितना इंटरव्यू से लेके परीक्षा में ज्ञान दिखाया था ना कलेक्टर साहब आपने, एडीएम साहब, आरपीएस आईएएस आरएएस बनने के लिए, वो ज्ञान आपका फ़ोन पे बात करते हुए आपकी टोन और आपकी जो कुर्सी की ठसक थी ना, जिसे हमने 2 मिनट में निचोड़ के निकाल दिया, उसमें बह गया आपका। आपने उस वायरल वीडियो के द्वारा, देखिए मैंने तो आपको व्यापक नरसंहार की संभावना नहीं, व्यापक नरसंहार से बचा लिया। मास किलिंग से, सरकारी आदेश की आड़ में मैंने बचा लिया, आपकी जीवन सुधार दिया, आपका परलोक भी सुधार दिया। तो मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है, बाकी हो जाओ तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, मेरे को कोई काम अटका सकते हो, मेरे को सड़क पे वो चालान कटवा सकते हो, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। फिर कोरोना भी आपको नहीं बख्शेगा। कोरोना हमारे घर को नहीं बख्शा तो आपको कहाँ से बख्श देगा। आपको भी घड़ा फिरने का शौक है ना, जब कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन जाती है,
बाजार क्यों खुले हैं? कोई भी प्रसाद पकड़ा सकता है सर, वो ईडीएम नहीं देखता कोरोना, वो लिंग भेदी, रंग भेदी, उम्र भेदी, जाति भेदी और स्टेटस भेदी, कि गरीब को होऊंगा, अमीर को नहीं होऊंगा, कलेक्टर को नहीं होऊंगा, चपड़ासी को हो जाऊंगा, ये भेद वो नहीं करता। बहुत सेकुलर है कोरोना भैया, उसकी चपेट में आ गए ना तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी, कलेक्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी, ना मंत्री पद कर पाएगा, ना सांसद ही कर पाएगी, ना विधायकी कर पाएगी। करेगा वही वो 988 788 रुपये का रेमडेसिविर, जिसके लिए मारे मारे फिरोगे, जुगाड़ लगाओगे, फिर से अपने लिए दबाव डलवाओगे, है ना? करेगा वही। और लगाएगा कौन? वो यूपीएससी पास कि मेन क्लियर हो गया, इंटरव्यू की जरूरत है, तुम भिख मंगे, तुम ये तुम वे, फिर कोर्ट में जमानत नहीं होती ऐसो की, है ना? वो लगाएंगे क्या? नहीं लगाएगा अस्पताल और चिकित्सा कर्मी, क्यों घर पे नहीं ले सकते? आप ही के आदेश है, बीए बीकॉम पास अपने जज साहब के आदेश है। घर पे इलाज में प्रयुक्त नहीं होगा, अस्पताल में गंभीर मरीज के लिए ही प्रयुक्त होगा रेमडेसिविर, है जी। लगाओगे का? सब कुछ गवर्नमेंट के आरयूएचएस में थोड़ी हो जा। आप में से कितने नेता संतरी मंत्री आरयूएचएस जाके इलाज करा लिए अपने कोरोना संक्रमित होने के बाद? सब भागते तो मेदांता मैक्स फोर्टिस ईएससीसी हो और जनता को अपनी सुविधाओं के ढिंढोरे पीट रहे होते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप थाली में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में आप छेद कर रहे हैं। वो थाली है जनता की थाली, वो थाली आपके स्वास्थ्य कर्मियों की थाली, जिसमें आप अपनी लंबी जबान और ओछी सोच के चलते हुए छेद कर रहे हैं। आप भरोसा तोड़ रहे हैं अपने तानाशाही और ऑटोक्रेटिक आदेशों के चलते और व्यवहार के चलते। बिकेम है, नॉट बिकम है आईएएस और यूपीएससी आरपीएससी क्लियर्ड। You didn't make yourself as a god. You are still human, जिसको कोरोना हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ। सनद रहे। हर नेता संतरी को, मंत्री से लेके जंत्री को, क्यों? हम डॉक्टरों को तो ऑलरेडी सनद है भाई, हम अस्पताल कर्मियों को ऑलरेडी सनद है, जिनका 50 लाख रुपए का वो बीमा मरे हुए डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों का तुम खा चुके हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स हिंदुस्तान में गुजर जाने के पश्चात, पहली लहर में हजारों चिकित्सा कर्मी गुजर जाने के पश्चात उनका पैसा खा जाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? इंश्योरेंस गरीब कल्याण योजना के तहत दिया गया था ना। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती है आम जनता नॉन मेडिको होने के पश्चात कि जो डॉक्टर मर गया है, जो चिकित्सा कर्मी मर गया है, जिसकी वो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस वाली फाइल आपके विभागों में पड़ी है, उसमें भी मुंह फाड़ रहे हो पैसा खाने के लिए? आपको शर्म नहीं आती है? तो आप हरिश्चंद्र और सच्चाई के देवता वाले जो ये अपने भाषण और फैंसी वर्ड्स है ना, उन बेचारे डॉक्टर्स पे और लोगों पे यूज किया कीजिए, जिनके बाद शब्दों के चयनों का अभाव है और लगातार बिना पढ़े बोले हुए का भी अभाव है, पॉइंट टू पॉइंट। यहां अपनी दाल मत गलाना, ये बहुत पक्की कढ़ाई है, दाल जल जाएगी। आप मारो कुछ को नहीं उखाड़ सको, मैं आपकी कुर्सी से आपको उखाड़ सकता हूं, इसी जनता के साथ में इसी तरह से पोल खोल के। मैंने देखो किसी का ठेका नहीं लिया पोल खोलने का, लेकिन मैं उन डॉक्टरों में शामिल हूं जिनके घर में कोरोना की वजह से जवान मौत हुई है। तो मैं समझता हूं उस चीज को निजी रूप से पहले से कि एक परिवार बिखरता कैसे है। तो आपके ये आदेश मेरे जैसे को नहीं डरा सकते। मेरे को कोरोना नहीं डरा पा रहा, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। मेरे को जब ऑक्सीजन की जरूरत होगी मैं यूकेलिप्टस का पौधा लगा लूंगा मेरे सिराने पे। वो नुस्खे बहुत चल रहे हैं ना, यूकेलिप्टस का पौधा लगा के माथा उसके सिराने धर लूंगा, पौधा ऑक्सीजन छोड़ेगा, मैं ले लूंगा। कमी पूरी ऑक्सीजन की। नुस्खे ज्यादा देते हैं ना आजकल, ये खा लो प्रॉन पोजीशन के, ये फलाना ये वो प्रभाव। साले बाप ने हमारी मेंढकी रे बेटा तीरंदाज। एक तो जितना मैं तुम प्रशासन के ऑटोक्रेटिक ये अपने शासन से जितना दुखी नहीं हो, ये साले फेसबुक के नुस्खेबाजों से दुखी हूं मैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे नुस्खेबाज झोला छाप बैठ गए।
इनसे बहुत दुखी है हम लोग। अस्पताल में मरीज का इलाज कराने कम आते हैं, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने ज्यादा आते हैं। रेमडेसिविर मिल रहा है क्या, जस्ट डायल से फोन कर रहे हैं, पूछ रहे, अरे दवाई वाले हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है हमने यार। बुद्धि बेच के क्या दूध पी गए भाई साहब? इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश की भलाई अगर कोई करेगा तो करोना बाबा है। गो करोना गो नहीं, कम करोना कम करो अब, तब इस देश का और प्रशासन शासन की नीतियों का और ये सिस्टम का कुछ भला होगा, बोझ हटेगा। तो यूं तो मेरे को कुछ आसार इस देश के भले नहीं दिख रहे भाई, ना मोदी मोदी करने से, ना दीदी दीदी करने से, ना रागा रागा करने से मेरे को इस देश का भला तो होता नहीं दिख रहा। आज जो हंडते फिर रहे, रोते फिर रहे ना, वो सारे रेडियो में बैठे थे, समारोह में बैठे थे। अब उनके घर से लेके वो खुद 15 मई के आसपास, 15 से 25 मई के बीच में हाहाकार मचवाएंगे। ना तो अभी हिंदुस्तान में पीक आई है, ना अभी हाथों हाथ 5-10 दिन में आने का आसार है। पीक के लिए आप मई मध्य के माह से लेके जून अंत तक तैयार रहेगा, तब पीक वाली श्रेणी की स्पाइक शुरू होंगी, और कब तक वो ऊपर जाएंगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है सबके लिए। रघुराज सिंह जी तोमर, आपके लिए, आपके मामले में जो परेशानी पेश आ रही है ना सर, वो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम है, जिसके लिए आप एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन के अंडर ट्रीटमेंट रहते हुए अपना होम ट्रीटमेंट आराम से करवाएं। नेगेटिव होने के पश्चात आप नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन आपके पोस्ट कोरोना सिंड्रोम पनप रहा है। लगता है कहीं ना कहीं आप द्वारा लापरवाही बरती गई है नेगेटिव होके डिस्चार्ज होने के पश्चात। पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, पोस्ट कोरोना साइड इफेक्ट या जो कुछ भी आप उन्हें नाम दे लें, वो कोरोना नेगेटिव होने के 6 माह पश्चात भी सामने किसी भी नए प्रकार से आ सकते हैं, और आप में कोरोना रिलैप्स के रूप में भी आ सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए। कहने को देखिए, आम जनता लोग, मेरे मित्रों लोग मेरे पास में बहुत कुछ है, जो आप वैक्सीन का भसड़ मचा रखे हैं कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, और वैक्सीन खराब कैसे हो गई, वैक्सीन ऐसे कैसे हो गई। तो साहब आपकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बुद्धि पे पत्थर शायद जन्मजात पड़े हुए हैं। जब वैक्सीन का प्रोपोगंडा पिछली लहर में शुरू हुआ था, जब बनी भी नहीं थी, तब भी मैं कह रहा था कि भारत में सप्लाई चेन नहीं है जो -20 डिग्री से -70 डिग्री को मेंटेन कर सके। सरकार पे सुविधा है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर पे वो सुविधा है ही नहीं। तब डाक विभाग भेजेगा साहब वैक्सीन पार्सलों में, डाक विभाग सप्लाई देगा। आप लोगों ने तालियां बजवानी थी, और फोकट में मिल रही थी वैक्सीन, तो फोकट का चंदन घिसवाई नंदन। फोकट में तो गू वरक लगा के दे दो आपको, तो खा जाओगे, बिना वरक के खा जाओगे आप, तो क्यों फोकट में मिल रहा है भाई। युवा वर्ग को अगर फ्री में वैक्सीन नहीं मिले तो युवा वर्ग गुस्सा होकर आंदोलन करेगा केंद्र सरकार के खिलाफ। ये तो हमारा मुख्यमंत्री बताता है बेचारा। तो युवा वर्ग तो है ही मुफ्तखोर है। आज जस्ट ग्रेजुएट बाबू लोग जो BCMM ऑफिस, CMHO ऑफिस वगैरह में बैठे हुए हैं, डॉक्टरों के अलावा, जिन्हें वैक्सीन इंग्लिश में और हिंदी में लिखना नहीं आएगा, वो बताते हैं कि वैक्सीन को रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं, बस आइसिंग नहीं होनी चाहिए, +2 टेम्परेचर तक भी अपन रख सकते हैं। अरे जिस वैक्सीन का हवा फूटा पड़ा माइनस से लेके -70 में रखनी है, उसे +2 में रख लोगे, अरे वाह जी वाह। फिर कहते हो वैक्सीन खराब हो गई, वैक्सीन लगवाने के बाद में साहब हमारे असर नहीं हो रहा, हम कोरोना संक्रमित हो गए 2 डोज देने के बाद में। अरे तुम दूसरे डोज से पहले क्या, दोनों डोज से पहले ही संक्रमित हो जाने लायक थे। पढ़े लिखे गंवारों, धरती के बोझों। समझदार लोग छापते हैं, मैं कोवैक्सीन लगाया, अगली बार लगवाने गया तो कोविशील्ड लगा रहे थे मेरे। फिर जब मैंने बताया कि कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगा दी तो वो हड़कंप मच गया। नहीं तो दोनों नर्सें बैठी हुई बात कर रही थी, भैया तारे बाप के नौकर रहते, तू फोकट में लगवाने आया वैसे ही। अपना रिकॉर्ड तू लाता नहीं है, लगवाने से पहले बताता नहीं है, कार्ड दिखाता नहीं है, और फिर गलती काट ले नर्स की। तेरे जैसे हरामखोर के तो वैक्सीन नहीं, जहर का इंजेक्शन लगना चाहिए जिसकी वो पोस्ट थी। मेरे जैसा हो तो साइनाइड का इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों देवे ताकि बचने की गारंटी न रहे ऐसे हरामखोर की।
चलो जी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज गुस्से में भड़का हुआ हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मंगल कामनाएं।